नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिन कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूं करंट अफेयर को लेकर। करंट अफेयर में हम 15 से 20 मिनट में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन की व्याख्या करूँगा, विस्तार से समझाऊँगा, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ। जो करंट अफेयर है ये आपके किसी भी एग्ज़ाम को सफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हो सकता है यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस या अधिक भी देखने को सेम टू सेम मिल जाए। तो चलिए अधिक समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई, देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है एमएसएमई वर्ड आया हुआ है, तो एमएसएमई बैंक चुना गया है। वो बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक है। सबसे ज़्यादा लोन जिसने किए थे वो कौन सा बैंक था? एचडीएफसी था। और ये कौन से लोन इसने किए हैं? इसने किए हैं सूक्ष्म लोन, लघु लोन और मध्यम लोन। ये विभिन्न प्रकार के लोन किसने किए हैं? एचडीएफसी ने किए हैं। और इसको किस अवार्ड से नवाजा गया है? एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड से नवाजा गया है। कौन सा अवार्ड है? याद रखेंगे, एशिया मनी बेस्ट अवार्ड से किस बैंक को नवाजा गया है? तो वो है आपका एचडीएफसी बैंक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ठीक है, कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? इसको क्या बोलते हैं? नेशनल मैरीटाइम डेज भी बोलते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे आ जाए आपका या फिर राष्ट्रीय समुद्री दिवस आ जाए, दोनों का आंसर एक ही होगा। ये कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1964 में स्टार्ट। तो 1964 से लगातार प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है, ठीक है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य वो क्या है? प्रमुख उद्देश्य है समुद्री व्यापार और यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना है, ठीक है। ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या हुआ? समुद्री व्यापार और यातायात के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस, अब ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे कौन सा टेनिस है? मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीता है। कौन सी हैं ये? ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जिन्होंने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीता है। तो वो कौन है? एशले बार्टी हैं। देखिए यहाँ पर जिस क्वेश्चन की व्याख्या जरूरी होगी मैं उस क्वेश्चन की व्याख्या विस्तारपूर्वक करूँगा, जिसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है उसकी व्याख्या मैं नहीं करूँगा। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया है? वो कौन सा देश है? वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 4 अप्रैल 2021 को जीत दर्ज की गई थी। ये सारे क्वेश्चंस आपके जो आगे एग्ज़ाम आने वाला है, जो जीआईसी का एग्ज़ाम है, जूनियर एडिट का एग्ज़ाम है, उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय किया है? तो वो कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मोबाइल नेटवर्क शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। और ये कौन सा नेटवर्क है? एम्बुलेंस नेटवर्क, ठीक है। ये कब रिपोर्ट आई है? ये रिपोर्ट आई है 23 मार्च 2021 को। 23 मार्च 2021 को यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई कि मोबाइल एम्बुलेंस नेटवर्क लॉन्च किया जाए, ठीक है। अब वो कौन सा प्रदेश है? तो वो प्रदेश है आपका आंध्र प्रदेश। अब बात कर लेते हैं ये क्यों हुआ, ये मोबाइल नेटवर्क जानवरों के लिए क्यों लाया गया? तो देखिए, पशुपालन एवं पशु चिकित्सकों को बढ़ावा देने के लिए, पशुओं को पालिए, पशुओं जो चिकित्सक हैं उनको बढ़ावा मिल सके, इसलिए इस नेटवर्क की स्थापना की गई या फिर इस नेटवर्क को लॉन्च किया गया।
अच्छा, ये लॉन्च किया किसने था, शुभारंभ किसने किया? तो शुभारंभ किया है वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने। वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी। अब इसमें एक प्रस्ताव रखा गया था कि प्रत्येक विधानसभा पर मोबाइल जो नेटवर्क है आपका मोबाइल एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना की जाए। कहाँ पर? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में। कहाँ पर की जाए? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना की जाए। और इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या होगी 175। कितनी होगी? 175 इसकी संख्या होने वाली है। और ये किसकी तर्ज पर शुरू किया गया है? तो जो एम्बुलेंस 108 है उसी की तर्ज पर इसको शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से अब आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन से हमने 5 से 6 क्वेश्चंस को यहाँ पर क्लियर किया है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है मोबाइल एम्बुलेंस नेटवर्क कब स्टार्ट हुआ? तो 23 मार्च 2021 को स्टार्ट हुआ। किस प्रदेश ने स्टार्ट किया था? तो वो आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया था। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी द्वारा शुरू किया गया था। वाई एस जगनमोहन रेड्डी कौन है? तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी आंध्र प्रदेश सरकार के कौन है? मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है। और ये क्यों शुरू किया गया था? पशुपालन और जो पशु चिकित्सक हैं उनको बढ़ावा मिल सके, उनको बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई। कहाँ शुरू की जाएगी? ये योजना प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शुरू की जाएगी। किसकी तर्ज पर शुरू किया गया है? तो 108 नंबर जो एम्बुलेंस है उसकी तर्ज पर ये शुरू किया गया है। कितने एम्बुलेंस बनने हैं, यानी कि जो मोबाइल एम्बुलेंस नेटवर्क हैं वो कितनी होनी है? तो ये है 175। अब यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में, यहाँ विशेष ध्यान देंगे, किसान कल्याण मिशन हिस्सा के रूप में यूपीएफओ शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी किया गया है, हाल ही में हुआ है। कब हुआ है मैं सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। अब देखिए यूपीएफओ की जो स्थापना हुई है वो 21 मार्च 2021 को हुई। कब हुई है? 21 मार्च 2021 को। और किस जगह हुई है? गोरखपुर में हुई है। और ये किस लिए हुई है? किसान कल्याण मिशन के रूप में इसकी स्थापना की गई है। किसान कल्याण मिशन के रूप में आप विशेष ध्यान रखेंगे। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है यूपीएफओ किससे संबंधित है? यूपीएफओ किससे संबंधित है? तो किसान कल्याण मिशन से संबंधित है। अच्छा, इसमें कितनी संख्या है? इसकी जो संख्या है वो है 576। इसकी कितनी संख्या है? 576 है। यह पोर्टल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से तकनीकी सहायता, ठीक है, तकनीकी सहायता और अनुदान सहायता के साथ साथ कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित किया गया है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है यूपीएफओ किसने विकसित किया था? तो आप यहाँ पे बोलेंगे ये जो पोर्टल है ये किसने किया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने तकनीकी सहायता से किया, अनुदान सहायता से किया, यानी कि तकनीक किसकी थी? बिल एंड गेट्स फाउंडेशन की थी। किसको बनाने में? यूपीएफओ शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का अहम योगदान रहा है। इन्होंने तकनीकी सहायता भी दी है, साथ साथ क्या दिया है? अनुदान भी दिया है, ठीक है। लेकिन किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो वो है आपका कृषि विभाग। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित किया गया है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं यूपीएफओ की फुल फॉर्म क्या है। यूपीएफओ का पूरा नाम क्या है? तो यूपीएफओ का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन,
तो ये इसका क्या नाम है, पूरा नाम है, आप इसे विशेष ध्यान रखने वाले हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था किसानों को, व्यापारियों को, देखिए यहाँ पे लिखा है किसान उत्पादक समूह, व्यापारी, कृषि विभाग या फिर अन्य विभागों को एक ही मंच पर लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब यहाँ से कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो आपसे पूछ ले यूपीएफओ की स्थापना कब हुई या यह पोर्टल कब लॉन्च हुआ, तो 21 मार्च 2021 को यह पोर्टल लॉन्च हुआ। कहाँ से लॉन्च हुआ था, गोरखपुर से यह पोर्टल लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यूराइज का संबंध किससे है। यूराइज है क्या, ये आपको बताना है। तो यूराइज की अगर हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं पहले, यूराइज की फुल फॉर्म क्या है, तो यूराइज की फुल फॉर्म है यूनिफाइड रिमनाइज्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। इसकी हिंदी में भी फुल फॉर्म यहाँ पर लिख दी गई है। ठीक है, अब ये है क्या चीज़, ये कब आई और किससे इसका संबंध है। तो इसका जो संबंध है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है। किससे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है। ये कब लॉन्च की गई, 25 सितंबर 2020 को ये लॉन्च की गई थी। कौन सा राज्य ने लॉन्च की थी, तो उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने इसको लॉन्च किया था। क्यों किया गया था, छात्रों को कैरियर परामर्श देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसमें कितने छात्र इस कैरियर से लाभान्वित होंगे, तो 20 लाख, लगभग 20 लाख छात्रों के लिए यह परामर्श देने का कार्य करेगा। किससे संबंधित, कैरियर परामर्श से संबंधित है। यह आप विशेष ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूराइज किस से संबंधित है। तो यूराइज किससे संबंधित है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। उसके बाद अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके ऑप्शन में नहीं है तो आपका दिया होगा कैरियर परामर्श। ठीक है, इतना आप ध्यान रखने वाले हैं। और इसमें क्या क्या काम हम कर सकते हैं, तो इसमें हम कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं, डिजिटल सामग्री बना सकते हैं, डिजिटल मूल्यांकन कर सकते हैं, डिजिटल परीक्षा पत्र कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं और ई लाइब्रेरी का निर्माण भी हम इसके द्वारा किया जा सकता है या फिर कर सकते हैं। ये सारे काम हैं यूराइज के द्वारा किए जा सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ हम ये सारे काम कर सकते हैं। अब आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगर हम पूछ रहे हैं यूराइज कब लॉन्च हुई थी, तो ये हुई थी 25 सितंबर 2020 को। वो कौन सा राज्य है जिसने ये यूराइज को लॉन्च किया है, तो वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है पहला राज्य, उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है यूराइज को लॉन्च करने वाला या फिर इस तरीके के पोर्टल को लॉन्च करने वाला। ये किससे संबंधित थी, तो ये थी शिक्षा नीति से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में। कब आई है, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। अब दूसरी बात अगर हम करें तो इससे जो पहले थी, इसके बाद जो आई, इसके बाद कौन सी शिक्षा नीति आई थी, तो इसके बाद शिक्षा नीति आई है 1990 में। 1990 में किसके अध्यक्षता में आई थी, तो आचार्य राममूर्ति इसके अध्यक्ष थे और 1990 में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आई थी। और उसके बाद फिर कब आई है, 1993 में। 1993 में एक समिति, 1990 में अध्यक्षता की गई किसके द्वारा, आचार्य राममूर्ति द्वारा। और 1993 में एक समिति बनाई गई, उस समिति का क्या नाम था, यशपाल शिक्षा समिति, इस समिति का नाम था। ठीक है, क्या नाम था, यशपाल समिति। अब कौन सी चल रही है, तो अब चल रही है 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति आई है। ठीक है, और ये कौन किसकी अध्यक्षता में आई थी, तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। तो ये आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस गलत होने वाला नहीं है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, तो 1986 में आई थी। इसके बाद कब आई, तो 1990 में आई थी और राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। कौन सी समिति थी, 1993 में समिति का निर्माण हुआ और यशपाल समिति उस समिति का नाम था।
अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो कब आई है? 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति आ चुकी है। और किसकी अध्यक्षता में बनी है इसकी समिति जो बनी है? तो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी है। के कस्तूरीरंगन कौन है? अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार हो गए होंगे। खाली एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे कम से कम 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं किस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो हम बात कर लेते हैं, सीधे सीधे आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व वो रिजर्व है जिसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो बाघों की जो संख्या थी वो 2 गुना कर दिया गया। किसकी संख्या को? बाघों की संख्या को 2 गुना कर दिया गया है। ये जो लक्ष्य था 10 वर्ष में पूरा होना था, लेकिन इन्होंने कितने वर्षों में पूरा कर लिया? केवल और केवल 4 वर्षों में ही पूरा कर दिया। ठीक है, अब ये कब हुआ था? इसकी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया है? तो नवंबर 2020 को यह पुरस्कार दिया गया है। अब आगे बात करते हैं पीटीआर में 2014 में जो संख्या थी इनकी वो कितनी थी? 25 थी। पीटीआर में 2014 में इनकी जो संख्या थी कितनी थी? 25 थी। लेकिन 2018 में इनकी संख्या कितनी हो गई? 65। यानी कि 2018 में इनकी संख्या कितनी हो गई? 65 हो गई, यानी कि 65 हो गई। अब पीटीआर में कौन कौन से देश शामिल हैं इनकी हम बात कर लेते हैं और उनमें से किस देश को ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पीटीआर के अंतर्गत 13 देश शामिल किए जाते हैं। 13 देश शामिल थे, उसमें कौन कौन से थे? 13 बाघ रेंज देश। ठीक है, 13 बाघ यानी कि टाइगर रिजर्व देश थे। कौन कौन से थे? पहला है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, रूस, थाईलैंड, वियतनाम। ये वो देश हैं। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कौन कौन से देश हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। ये वो 13 देश हैं जिन्होंने पीटीआर में पार्टिसिपेट किया था, या फिर 13 बाघ रेंज वाले देश। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस बन सकता है, आपसे पूछ लेगा भाई 13 रेंज वाले देश दिए हुए हैं, यहाँ पर बाघ रेंज वाले देश दिए हुए हैं। यहाँ से कोई भी एक आपको देश दे देगा और पूछ लेगा पीटीआर के अंदर ये शामिल है या फिर नहीं है। ठीक है, अब इसमें से जो पुरस्कार जीतने वाला देश था वो कौन था? भारत। भारत ही वो एकमात्र देश है जिसने पीटीआर 13 देशों में से पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे की। यूएनडीपी के पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के प्रमुख भिंडोरी पैक्सटन द्वारा राज्य के वन संरक्षक, अब संरक्षक का नाम क्या है? सुनील पांडे को पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तो यहाँ पे इसको मिल गया, भारत को मिल गया। अगर वो आपसे पूछ ले यूएनडीपी के पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के प्रमुख भिंडोरी पैक्सटन द्वारा किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये कौन थे? वन संरक्षक हैं। ठीक है, वन संरक्षक हैं सुनील पांडे जी को पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? ट्री सिटी किस शहर को कहा गया है या किस शहर को मान्यता मिली है, उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए, जो इसको मान्यता मिली है वो है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी कौन है? हैदराबाद है।
अभी आपको समझ में आ गया ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता किसे दी गई है? हैदराबाद को दी गई है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। अब आगे कुछ और इसके संबंध में जानकारियां हैं, उसको भी जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा ऑर्डर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास एवं रखरखाव के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य इसका ये था कि जो शहरों में वन हैं उनको मनुष्य द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। ठीक है, किसी न किसी भी रूप में उन वृक्षों को बचाया जाए, जिससे शहर में प्रदूषण हो रहा है या फिर देश में प्रदूषण हो रहा है उसको कम किया जा सके, जिससे ओजोन परत को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। ठीक है, और ये कब दिया गया था? तो 18 फरवरी 2021 को यह पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता कब दी गई और किस शहर को दी गई? तो 18 फरवरी 2021 को यह मान्यता दी गई है और शहर कौन सा था? हैदराबाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था पणजी में। ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? पणजी में। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। ठीक है, और ये कब किया गया था? 16 से 24 जनवरी 2021 तक ये आयोजित किया गया था। अच्छा, इसका जो शुभारंभ किया था वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो था सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पूछा जा सकता है 51वां फिल्म पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये 16 से 24 जनवरी तक चला था और कहाँ पे हुआ है? पणजी में हुआ था। इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। इसके जो मुख्य अतिथि थे, विशेष ध्यान रखेंगे, मुख्य अतिथि सुदीप रंगारंग थे। कौन थे? सुदीप रंगारंग। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसको क्या बोलते हैं? आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस भी बोलते हैं। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ये विशेष ध्यान रखेंगे, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है। अब इसका पारित कब किया गया था? तो 1 नवंबर 2007 को यह पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद द्वारा यह पारित किया गया है। और कब किया गया है? 1 नवंबर 2007 को। लेकिन ये लागू कब किया गया? तो ये लागू किया गया था 18 दिसंबर 2007 को। देखिए, 1 नवंबर 2007 को पारित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद द्वारा और 18 दिसंबर 2007 को यह लागू कर दिया गया था। इसको किस नाम से भी जाना जाता है? आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अब चाहे आपसे ऑटिज्म पूछ ले या फिर आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस पूछ ले, तो दोनों का आंसर कितना होने वाला है? 2 अप्रैल होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, आप लोग कंजूसी करते हैं, यहाँ पर मैं बहुत मेहनत के साथ ये वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन आप लाइक करने में और शेयर्स करने में बड़े कंजूसी मारते हो। तो ऐसी कंजूसी मत कीजिए। यहाँ पे बहुत ढूंढ के क्वेश्चंस लाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए कि कंजूसी, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। इसे खाली दूसरे लोगों तक पहुँचाना है, जिससे दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। चलिए आप बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? यानी कि फिल्म फेयर अवार्ड है 2021 में बेस्ट अभिनेता की बात की गई है, तो बेस्ट अभिनेता किसे दिया गया है? 22 मार्च 2021 को ये हुआ था और ये कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। कहाँ पर? मुंबई के अंदर ये हुआ था। और किसे दिया गया है? तो इरफान खान को ये दिया गया था। लेकिन इरफान खान का क्या हुआ है? देहांत हो चुका है। और उनके बेटे कौन थे? बाबिल उनके बेटे हैं। यह पुरस्कार लेने कौन गया था? बाबिल गए थे। ठीक है, लेकिन इरफान खान को लाइफ टाइम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए, लाइफ टाइम हम लिखे हुए हैं, सारे नोट्स
खाली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और काम चलाइए। आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर चीज़ हम यहाँ पर डिटेल में लिख रहे हैं। तो इरफान खान को कौन सा अवार्ड मिल चुका है? लाइफ टाइम अवार्ड मिल चुका है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा अभिनेता है जिसको लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है या फिर दिया गया है। तो इसका कौन हो जाएगा? इरफान खान इसका सही आंसर हो जाएंगे। ये किस फिल्म के लिए दिया गया था? तो ये फिल्म थी इंग्लिश मीडियम। वो गाना भी चला था, आपने अगर देखा हो, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई। सपना चौधरी का गाना था, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रहेगा हमने किससे कंपेयर कर दिए? सपना चौधरी से कंपेयर की थी। और किस गाने के लिए? इंग्लिश मीडियम वाला जो गाना था सपना चौधरी का, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। उसी फिल्म के लिए इरफान खान को क्या मिला है? पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? लाइफ टाइम अवार्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर लेकर, और करंट अफेयर में ऐसे ही शानदार क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।